नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 1 वह चिड़िया जो कि एक कविता है के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न कविता से है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ, अपने विचार भी लिखो। यहाँ पर ये मैंने ऐड किया है अपने विचार भी लिखो, क्योंकि जब आप चिड़िया का चित्र बनाएंगे तो चिड़िया के विषय में जो आप सोचते हैं उसे भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक चिड़िया का चित्र है, आप ज़रूरी नहीं कि यही चिड़िया का चित्र बनाएं, आप अपने अनुसार आपके मन में जिस भी चिड़िया का चित्र आपके मन में उभरता है कविता को पढ़कर आपको उस चिड़िया का चित्र यहाँ बनाना है। उसके बाद चिड़िया से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, आप अपने अनुसार इन पंक्तियों को बदल सकते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, या वह नीले पंखों वाली बहुत ही आकर्षक चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, या वह एकांत में गाती है, उसे एकांत से प्यार है। वह बहती नदी का पानी पीती है, या जल रूपी मोती से अपनी प्यास बुझाती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं, इसे आप अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जैसे हमारी यहाँ पर कविता का नाम क्या था? वह चिड़िया जो। तो आप कोई और शीर्षक देना चाहते हैं, कोई और टाइटल देना चाहते हैं इस कविता को, इस पोएम को, तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, नन्ही चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया। इसके अलावा आप कोई और भी शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को मन से रुचिपूर्वक और स्वाद से खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना बहुत पसंद है। सुनसान जंगल में एकांत में भी वह उमंग से रहती है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। उफनती नदी से जल की बूंद अपनी चोंच में भरकर वह उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट यानी कवि की जो एक पंक्ति है उस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में लिखना है, आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर इस पंक्ति का मैंने अर्थ बताया है कि ये पंक्ति हमें क्या बताती है, क्या संकेत करती है। जब हम आशय स्पष्ट करते हैं तो यहाँ पर हम एक पंक्ति और जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कवि केदारनाथ अग्रवाल इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। अगर हम कवि का नाम लिख देते हैं या कविता का नाम लिख देते हैं तो जो आपका उत्तर है वो और आकर्षक हो जाता है। जैसे रस उड़ेल कर गा लेती है, ये पंक्ति कविता के अंतर्गत आई है और हमें इसका आशय बताना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कवि केदारनाथ अग्रवाल वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। तो इस प्रकार आप स्टार्टिंग की एक लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। चढ़ी हुई नदी कैसी नदी होती है? ऐसी नदी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई होती है। वह उफनती नदी के बीच में अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब पानी से भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है, अर्थात उस मोती रूपी जल से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा पानी से भरी हुई नदी से नहीं डरती, बल्कि वो उस नदी के बीचों बीच जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, जहाँ पर वो छोटी सी चिड़िया डूब भी सकती है, अपने डूबने का डर भी उसे नहीं है और वो उस अथाह जल से भरी हुई नदी से जल रूपी मोती को लेती है और अपनी प्यास को
बुझाती है। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से है। ये हमारा इमेजिनरी आंसर है, हमारा काल्पनिक उत्तर है, इसे हमें अपने अनुसार लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आप यही उत्तर लिखें जो मैंने लिखा है, आप इसे अपने अनुसार लिख सकते हैं जो कविता को पढ़कर आपको समझ आया। पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। अब यहाँ पर जो नीले रंग की चिड़िया होती हैं वहाँ पर नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर और बड़ा पतरिंगा, ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं और आपको ये गैस करना है कि इनमें से कौन सी चिड़िया रही होगी जिसका कवि ने वर्णन किया है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। क्योंकि उसका जो शरीर का अंग है वो कैसा है, ज़्यादातर नीले रंग का है, उसका आकार छोटा है और उसकी आवाज़ मीठी है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो कौन सा पक्षी है, नीलकंठ। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो यहाँ पर हमें इन्होंने कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर, और हमें बताना है कि ये पक्षी कैसे दिखते हैं। तो आप इन पक्षियों के विषय में और भी लाइन जो और भी पंक्तियां हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ एक या दो पंक्तियां दी गई हैं, आप मैना की पूरी डिटेल लिख सकते हैं, कौवा, बत्तख, कबूतर की पूरी डिटेल लिख सकते हैं जो रंग से संबंधित होगी। जैसे यहाँ मैना के विषय में हमने लिखा है, मैना काले रंग की होती है और इसकी चोंच कैसी होती है, पीली होती है। कौवा जो होता है उसका पूरा शरीर काला होता है। बत्तख जो है सफ़ेद रंग की होती है और इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बत्तख जो हैं उनकी कई प्रजातियां हैं, आप किसी भी बत्तख के विषय में लिख सकते हैं। कबूतर का रंग सलेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है और इसकी जो टांगे हैं वो लाल रंग की होती है। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार इन पंक्तियों को बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है। बंध यानी कविता की जो पहली पंक्ति है वो किससे शुरू होती है, वह चिड़िया जो से शुरू होती है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होती है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। यानी हमें कविता में जैसे हमने कविता पढ़ी वैसे ही हमें अपनी कविता बनानी है, स्वरचित कविता बनानी है और उसकी जो स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए वो वह चिड़िया जो होनी चाहिए और उसकी अंतिम जो एंडिंग लाइन है वो क्या होनी चाहिए, से बहुत प्यार है। तो हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा छूने पंख पसारे उड़ जाती है। वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। आप ये स्टेंजा बना सकते हैं और आप ये भी बना सकते हैं, वह चिड़िया जो रोज सवेरे नियत समय आंगन में तेरे तुझे उठाने आ जाती है, चू चू करती छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे सुबह से बहुत प्यार है। एक स्टेंजा ये भी बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर 3 स्टेंजा तो आपको मैंने ही बता दिए हैं, इसके ज़रूरी नहीं कि आप मेरे स्टेंजा को कॉपी करें, आप खुद कविता लिखेंगे और आपकी कविता की जो लाइन होगी वो वह चिड़िया जो से शुरू होगी और अंत में से बहुत प्यार है ये पंक्ति होगी। अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, इसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। यहाँ पर भी हमें कल्पना के आधार पर वैसे ही कविता की पंक्तियां बनानी है। तो जैसे फूल का पौधा है उसके ऊपर हम जैसे ये कविता बना सकते हैं, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है,
खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। एक ये स्टैंजा बन गया, एक ये पद्यांश बन गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं, वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता है, पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो जैसे हमने वह चिड़िया जो का एक पद्यांश बनाया, वैसे ही हम वह फूल का पौधा से शुरू करके से बहुत प्यार है पर ख़त्म करके हम यहाँ पर भी कुछ पंक्तियाँ बना सकते हैं, एक पद्यांश बना सकते हैं। तो यहाँ भी ज़रूरी नहीं कि आप यही पद्यांश बनाएं, आप अपने अनुसार आपको जो अच्छा लगता है आप उस पद्यांश को बनाएं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो शब्द होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा की बात। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जो ये रेखांकित शब्द हैं, जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये क्या है, विशेषण, एडजेक्टिव। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया और दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या है, विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य। तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो विशेष्य है, यहाँ पर दराज जो है वो विशेष्य है, और ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली विशेषण है, पंखों वाली, नीले पंखों वाली, ये विशेषण है। तो यहाँ हमें विशेष्य दिया गया है और हमें विशेष्य के आगे क्या लगाना है, विशेषण लगाना है। जैसे मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। और इसके आगे जब हम विशेषण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुनहरे मोरों वाला बाग। तो आप यहाँ कोई भी शब्द लगा सकते हैं, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। तो आपकी अपनी इच्छा है कि आप यहाँ पर विशेषण ऐसा लगाएं जो इस विशेष्य को सूट करता हो। हरे पेड़ों वाला बाग, या हरे भरे पेड़ों वाला बाग, या रंग बिरंगे पेड़ों वाला बाग, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। पीले फूलों वाली क्यारी, हरे फूलों वाली क्यारी, छोटे स्कूल वाला रास्ता या बड़े स्कूल वाला रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा या बहुत हंसने वाला बच्चा, घनी मूंछ वाला आदमी या कम मूंछों वाला आदमी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर विशेषण लगाएंगे और इन वाक्यों को बना लेंगे। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया डैश जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया डैश रस उड़ेलकर गा लेती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर लाइन में कुछ जो शब्द हैं उनको बोल्ड किया गया है, ब्लैक कलर से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। अब ये मोटे छापे वाले शब्द कौन से हैं जो ये ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। पहले क्या है, रुचि से खाना, रुचि से को आपको ध्यान से देखना है, और रस उड़ेलकर ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण कौन होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छाटो। यहाँ नीचे जो वाक्य दिए गए हैं हमें वहां पर क्या छाटना है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को छाटना है। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो यहाँ पर ठूंसने लगी कैसे, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, कैसे चली गई, लुढ़कती हुई। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, सामान्य होने लगा कैसे, धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी, कैसे गिरी, धप्प से, अचानक से। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, धप्प से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, कैसे झपटा, फुर्ती से। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, कैसे बैठ गया, सहम कर। तो यहाँ पर क्या है क्रिया विशेषण, सहम कर।
आज अचानक ठंड बढ़ गई है। जो ठंड है वो कैसे बढ़ गई है? अचानक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अचानक। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, धप्प से, फुर्ती से, सहमकर और अचानक। तो बच्चों आज हमने वह चिड़िया जो कविता के प्रश्नोत्तर किए और आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।